हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के बारे में स्टडी किया। अब इस लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी एंड उसके कुछ टाइप्स देखने वाले हैं एंड उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू स्टडी। इस टेक्निक को जो रशियन साइंटिस्ट थे एम.एस. स्वेट, इन्होंने इन्वेंट किया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया सबसे पहले। ठीक है, प्लांट पिगमेंट्स कौन कौन से, क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटीन्स होता है, ऐसे जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया। राइट। अब उस समय जनरली इस टेक्निक से सिर्फ कलर्ड कंपाउंड को ही सेपरेट किया जाता था, जो हमें आंखों से दिखते हैं ऐसे कंपाउंड को ही उस वक्त सेपरेट किया जाता था। लेकिन अब नाउअडेज दिस टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट कलरलेस कंपाउंड्स आल्सो। जो हमें आंखों से नहीं दिखते, जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं, उनको भी हम अब इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये यहाँ पे होती है। अब इस क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती है, एक होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज मतलब क्या, द फेज ओवर विच मोबाइल फेज पासेस, जिस पर मोबाइल फेज रन होती है उसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। राइट, एक जगह पे रुकी हुई स्टेज फेज। स्टेशन मतलब क्या, एक जगह पे रुका हुआ। राइट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये क्या होते हैं, एक जगह पे होते हैं ना। आपने ऐसा कभी सुना है कि नगर का स्टेशन कहीं पे पुणे पे चला गया, या फिर पुणे का स्टेशन कहीं पे राउरी स्टेशन पे चला गया। स्टेशंस मूव नहीं होते, बसेस मूव होती है ना। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, एक जगह पे होता है, उस पर मोबाइल फेज मूव होती है। अब ये मोबाइल फेज क्या होती है, द फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू क्रोमेटोग्राफी सिस्टम। क्रोमेटोग्राफी सिस्टम में जो फ्लूइड मूव होता है उससे हम मोबाइल फेज कहते हैं। एक तरह से बसेस, नगर स्टेशन से बस कहाँ पे गई, पुणे स्टेशन पर गई, ये क्या हुई, मोबाइल मूविंग। राइट, तो ये दो तरह के फेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मोबाइल फेज लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। अब ये मोबाइल फेज को मूव होना है ना, मूव होने के लिए क्या, लिक्विड इजीली मूव हो सकता है, गैसेस भी इजीली मूव हो सकती है, सॉलिड मूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता इजीली मूव। इसलिए मोबाइल फेज लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, और स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। अब स्टेशनरी फेज के एग्जांपल समझ लो, सेल्यूलोज, सिलिका, एल्यूमिना, ये होते हैं उसके एग्जांपल्स। ठीक है, मोबाइल फेज के एग्जांपल्स, NHN प्लस क्लोरोफॉर्म, NHN प्लस इथाइल एसीटेट। ये मोबाइल फेज यानी कि सॉल्वेंट सिस्टम होती है, ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स को मिक्स करके बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फेजेस होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब हम बढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स की तरफ। इसकी भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड टाइप होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इस दोनों क्रोमेटोग्राफी में बस एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस होता है। ये जो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें स्टेशनरी फेज जो होती है वो सॉलिड होती है। स्टेशनरी फेज क्या होती है, सॉलिड होती है। और इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होती है वो होती है लिक्विड। ठीक है, एडसॉर्प्शन से आपको पता चल जाएगा। एडसॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस पे होता है जनरली एडसॉर्प्शन। राइट, तो स्टेशनरी फेज उस पे होती है सॉलिड। और पार्टीशन दो लिक्विड्स के बीच में होता है ना पार्टीशन। हमने कहाँ पे देखा ये पार्टीशन की कंसेप्ट, हमने डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में कुछ देखा है क्या ऐसा। राइट, उसमें देखा था ना, पार्टीशन होता है दो लिक्विड्स के बीच में। राइट, तो स्टेशनरी फेज पार्टीशन में होती है लिक्विड। अभी इन दोनों के एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पे होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये तीनों एग्जांपल हम आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट एग्जांपल विच इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक
आपने अगर लैब में कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया हो तो आपको इस टेक्निक के बारे में बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आज हम इस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो इस टेक्निक में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। ये टेक्निक यूज़ की जाती है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर्स, ठीक है। इस तरह का कुछ जार होता है, जार मतलब जनरली वो बीकर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का बीकर हो सकता है, राइट। देन ये होती है टीएलसी प्लेट, कुछ इस तरह की होती है टीएलसी प्लेट। ये स्केल है लेकिन आप इसे टीएलसी प्लेट समझ सकते हो। ग्लास की बनी होती है टीएलसी प्लेट। ये नीचे होता है सॉल्वेंट, जो हमने मोबाइल फेज में भी स्टडी किया। जनरली डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट को मिक्स करके ये सॉल्वेंट बनाया जाता है या फिर मोबाइल फेज को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन हो सकता है, एन हेक्सेन प्लस क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एन हेक्सेन प्लस इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोबाइल फेज। एडसॉर्बेंट शुड यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ग्लास प्लेट इन ब्रैकेट सिलिका जेल और एल्यूमिना। अब हमने स्टेशनरी फेज में एग्जांपल्स देखे थे सिलिका जेल और एल्यूमिना के, ठीक है। अब इस ग्लास प्लेट को क्या करना है, हमें इस ग्लास प्लेट को हमें सिलिका जेल के अंदर डीप करना है। डीप करने के बाद इस ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की कुछ इस तरह का थिन लेयर बन जाएगा। देखो कुछ इस तरह का थिन लेयर बन जाएगा, ठीक है। ग्लास प्लेट को हमने डीप किया और कुछ इस तरह का थिन लेयर यहाँ पे बन गया। अब ये जो थिन लेयर होगा इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम एडसॉर्बेंट कहते हैं और इसे ही हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, स्मॉल स्पॉट ऑफ मिक्सचर इज अप्लाइड 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द एंड ऑफ टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट के ऊपर कुछ 2 सेंटीमीटर तक ऊपर हमें स्पॉटिंग करनी है। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर ही क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, हमने ये टीएलसी प्लेट को इस मोबाइल फेज में डीप किया हुआ है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी जो स्पॉटिंग होगी या फिर जो मिक्सचर होगा वो इस लिक्विड में, इस मोबाइल फेज में डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे कहाँ पे करेंगे, कुछ 2 सेंटीमीटर ऊपर तक उसे स्पॉट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो लिक्विड होगा, जो मोबाइल फेज होगा, कुछ 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक रहेगी और 2 सेंटीमीटर ऊपर हमारा मिक्सचर स्पॉट रहेगा, जो कि मोबाइल फेज में बिल्कुल डीप नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पॉटिंग कर लेते हैं पहले। तो मैंने कुछ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे कुछ स्पॉटिंग मैंने कर दी, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब से आप स्पॉट करते हो, इसे स्पॉटिंग मैंने कर दी। देन नेक्स्ट, प्लेस द टीएलसी प्लेट इन क्लोज्ड कंटेनर कंटेनिंग मोबाइल फेज। कंटेनर में हमें इसे डीप करना है जिसके अंदर हमने मोबाइल फेज का मिक्सचर ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये कुछ मोबाइल फेज का मिक्सचर है, इसके अंदर हमें ये टीएलसी प्लेट को डीप करना है। अब ये जो कंटेनर होना चाहिए, डीप करने के बाद इसे हमें क्लोज करना चाहिए, लेकिन हमारी स्केल बड़ी है इसलिए हम इसे ओपन ही रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से उसे हमें डीप करना है, ठीक है। अब डीप करने के बाद कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मूव्स along with मोबाइल फेज टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब उस मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। मूवमेंट डिपेंड्स ऑन एडसॉर्प्शन एंड सेपरेशन। अब ये मूवमेंट किस पे डिपेंड होगी, एडसॉर्प्शन पे डिपेंड होगी। जो भी कंपोनेंट सिलिका के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग दिखाता है या फिर ज़्यादा एडसॉर्ब हुआ है वो धीरे मूव होगा, और जो भी कंपोनेंट कम एडसॉर्ब हुआ है वो ज़्यादा मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल 3 कंपोनेंट यहाँ पे इस मिक्सचर में 3 कंपोनेंट है कोई भी। पहला कंपोनेंट सपोज ग्रीन कंपोनेंट है, ठीक है।
ग्रीन कंपोनेंट ज़्यादा एडसॉर्ब हुआ है सिलिका पे, तो ये नीचे ही कहीं पे रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज ये यहाँ पे कहीं पे रहा, उसके बाद ब्लू कंपोनेंट कहीं पे यहाँ पे गया ऊपर, देन ऑरेंज कंपोनेंट कहीं पे यहाँ तक गया। ठीक है, इस तरह से कुछ कंपोनेंट सेपरेट हो गए, राइट। अब इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। पहले जहाँ पर हमने स्पॉटिंग की है, जहाँ पे हमने मिक्सचर की स्पॉटिंग की है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेस लाइन। तो ये तो हो गई बेस लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बेस लाइन हो गई। ठीक है, ये हो गई बेस लाइन। और सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ तक गया, सपोज यहाँ तक कहीं तक सॉल्वेंट फ्रंट गया है, ये हो जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट। स्पॉट, हमारे स्पॉट्स कहाँ पे, 1 2 3, तीन कलर, 3 स्पॉट्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से टीएलसी हमें दिखती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रिटार्डेशन फैक्टर। अब इस टीएलसी में हमें रिटार्डेशन फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ता है। रिलेटिव एडसॉर्प्शन एक्सप्रेस्ड इन रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर की वजह से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस, जो भी कंपोनेंट हमारा ट्रैवल हुआ है, जहाँ तक भी गया है उसका डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, हमारा जो सॉल्वेंट लेयर है या फिर जो मोबाइल फेज है वो जहाँ तक ट्रैवल हुए उसका डिस्टेंस। इससे हम आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, कौन कौन से, 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास। पहला कंपोनेंट था ग्रीन, राइट। यहाँ पे देखो टीएलसी, पहला कंपोनेंट है हमारे पास ग्रीन, ग्रीन कंपोनेंट। ठीक है, इस ग्रीन कंपोनेंट की पहले हम आर एफ वैल्यू निकाल लेते हैं। ग्रीन के लिए आर एफ इज इक्वल टू, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज यहाँ तक कुछ इसकी आर एफ वैल्यू गई है, राइट। तो ये कुछ 2 सेंटीमीटर हम इसे पकड़ लेते हैं, 2 सेंटीमीटर हम इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसे मेजर कैसे करना है ये भी आप समझ लो। देखो ये पूरे टीएलसी की जो मेजरमेंट होती है ना, हमें बेस लाइन से इसे मेजर करना पड़ता है। आप कहोगे यहाँ पे हमने स्पॉट किया, यहाँ पे मिक्सचर का स्पॉट किया और मिक्सचर का स्पॉट ही 2 सेंटीमीटर तक था, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये ग्रीन स्पॉट 2 सेंटीमीटर में है। नहीं, हमें ये जो मेजरमेंट करनी पड़ती है ये बेस लाइन से करनी पड़ती है, यहाँ से हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने देखा तो ये कितना था, ये 2 सेंटीमीटर तक गया है। और नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहाँ तक गया है, सपोज इसे हम कुछ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक ये सॉल्वेंट यहाँ पे मूव हुआ है, तो इसकी आर एफ वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एफ वैल्यू आ गई 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पहला कंपोनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज ब्लू, राइट। ब्लू के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड, उसकी आर एफ वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये ब्लू कुछ 5 सेंटीमीटर तक गया है। ठीक है, 5 बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या, नहीं, वो तो वैसे के वैसे रहने वाला है। 10 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसकी आर एफ वैल्यू क्या आई, 0.5 आर एफ वैल्यू इसकी आ गई। देन नेक्स्ट ऑरेंज कंपोनेंट, ऑरेंज कंपोनेंट को हमने देखा। ठीक है, ऑरेंज कंपोनेंट की आर एफ वैल्यू, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस। सपोज ये कुछ 8 सेंटीमीटर तक ट्रैवल हुआ है, 8 सेंटीमीटर तक ट्रैवल हुआ है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8। यूनिटलेस क्वांटिटी होती है आर एफ वैल्यू। तो इस तरह से हम आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये आर एफ वैल्यू जो होती है ना वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। आर एफ वैल्यू is always less than 1 and it is a unitless quantity, unitless quantity। ठीक है, तो इस तरह से हम रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर
कैलकुलेट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, विजुअलाइजेशन ऑफ स्पॉट्स। अब हमने कलर कंपाउंड्स तो सेपरेट कर लिए क्योंकि हमें वो आंखों से ही नजर आते थे, राइट। ब्लू, ग्रीन या फिर येलो, रेड, ये जो कंपोनेंट है वो हम सेपरेट कर सकते थे क्योंकि हम आंखों से देख सकते थे कहाँ पे किसका स्पॉट कहाँ पे गया है, राइट। लेकिन अब कलरलेस कंपाउंड्स को कैसे विजुअलाइज करना है, ठीक है। कलरलेस कंपाउंड्स कैन बी विजुअलाइज बाय पुटिंग टीएलसी प्लेट अंडर यूवी लाइट। यूवी लाइट के अंडर हमने अगर टीएलसी प्लेट को रखा, यूवी लाइट के अंडर टीएलसी प्लेट को रखा तो हमें उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये यूवी लाइट के अंडर कौन कौन से कंपाउंड्स हम विजुअलाइज कर सकते हैं? जनरली एरोमेटिक कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हम यूवी लाइट के अंडर विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, बाय प्लेसिंग टीएलसी प्लेट इन अ जार कंटेनिंग आयोडीन वेपर्स। आयोडीन वेपर्स का जो जार होता है उसके अंदर हमें टीएलसी प्लेट को रखना है और उससे भी हम इसे विजुअलाइज करते हैं। हमारे जो स्पॉट होते हैं वो जनरली ब्राउन कलर के स्पॉट्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड ही हम आयोडीन चेंबर में विजुअलाइज करते हैं। देन नेक्स्ट, अमाइनो एसिड डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। अमाइनो एसिड को भी डिटेक्ट किया जाता है। टीएलसी पे हमें सिर्फ निनहाइड्रीन सॉल्यूशन का स्प्रे करना है, उसके बाद हम अमाइनो एसिड को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम विजुअलाइज करते हैं स्पॉट्स को। अब जब मैं पुणे में एमएससी कर रहा था तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते थे हम कोई भी, तो उसमें इतनी टीएलसी लेते थे मतलब बहुत बार एक अगर कोई भी प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया ना, उसमें 10-20 बार तो हम ऐसे ही टीएलसी ले लेते थे। तो वहाँ पे हमारे टीएलसी की इतनी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन मेरी टीएलसी एक बार भी कभी सही नहीं आई। कुछ ना कुछ उसमें झोल होता था, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे होता था। लेकिन फिर भी मैं बार बार करता रहता था, कुछ करके कहीं भी कोई चीज़ें करके ये सही आ जाए बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ 1-2 वीक पहले, मतलब 1-2 वीक के बाद हमारा टेस्ट था प्रैक्टिकल का, फाइनल प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो था। अब टीएलसी के बारे में मेरे तो बहुत वांदे हो गए, मेरे को टीएलसी आती ही नहीं थी। अब क्या करें भाई, तो मैंने क्या किया, हमारे जो लैब असिस्टेंट थे मामा, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी जमती थी। मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं बीएससी कर रहा था, वहाँ पे भी मामा लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी जमती थी। और मेरा एक मानना है कि आप टीचर से अच्छा बना के रखो या फिर ना रखो, लेकिन मामा लोगों के साथ अच्छा बना के रखो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है भाई। फाइनल प्रैक्टिकल के आंसर भी उनको पता होती है कि कौन सा सब्सटेंस लिया है, अब क्या करने वाली। हालांकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं कि कहीं पे जाकर मैंने कुछ आंसर पूछे, वैसा कभी किया नहीं, लेकिन उनसे बना के रखो। कोई भी ग्लासवेयर आपसे फूट जाए वो संभाल लेंगे, सब्सटेंस एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ फिल्टर पेपर वो एक्स्ट्रा दे देंगे, उनसे बना के रखो, फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, 2 वीक्स मेरे एग्जामिनेशन को बच गए। मतलब 2 वीक्स के बाद मेरा एग्जामिनेशन था, तो मैं क्या करता था, हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ पे लैब में कुछ प्रोजेक्ट वर्क उनका चल रहा होता था, राइट। फाइनल एमएससी फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट थे, तो उनका कुछ प्रोजेक्ट वर्क वहाँ पे चल रहा होता था। मैं वहाँ पे जाकर उनमें मिक्स हो जाता था, राइट। और मैं कोई भी सब्सटेंस लेता था उसकी टीएलसी करके देखता था, कोई भी मिक्सचर लिया उसकी टीएलसी करके देखी। ऐसे करके मैंने अपना स्किल को क्या है बूस्ट किया। अब ये मुझे पता है कि मैं लैब के अंदर जूनियर हूँ, मामा को पता है कि मैं जूनियर हूँ, लेकिन जो सर होते थे उनको नहीं पता था कि मैं जूनियर था, ठीक है। तो मेरा काम वहाँ पे चल जाता था। सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करते करते मुझे टीएलसी अच्छी तरह से आ गई। अब मैंने बहुत अच्छी टीएलसी कहाँ पे सीखी, जब मैं आइसर में गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ पे जाकर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे जाकर मैंने अच्छी तरह से टीएलसी कैसे लेनी है वो वहाँ पे मैंने सीखा, ठीक है। अब स्टार्ट करते कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना। इट इज़ वन ऑफ द एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एडसॉर्ब पैक्ड इन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब मतलब एक तरह की ब्यूरेट होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के अंदर यह होता है सिलिका जेल,
ठीक है, ये होता है ग्लासुल यहाँ पे। अब ये सिलिका जेल के ऊपर हमें जो मिक्सचर सेपरेट करना है वो ऐड कर देना है यहाँ पे, और उसके ऊपर सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेज को ऐड करना है। ठीक है, आपको सिस्टम समझ में आई? सिस्टम में क्या क्या, सबसे पहले हमने एक ब्यूरेट ली, ब्यूरेट के नीचे हमने एक ग्लास ऊल लगा दिया यहाँ पे। देन उसके बाद हमने सिलिका जेल को फिल किया। सिलिका जेल फिल होने के बाद उसके ऊपर हमने क्या ऐड किया, मिक्सचर ऐड किया, और मिक्सचर के ऊपर हमने एडसोर्बन को ऐड किया। appropriate liquid or mixture of liquid is added on the top of column that is eluent, मतलब मोबाइल फेज को हमने उसके ऊपर ऐड कर दिया। देन इल्यूएंट इज अलाउड टू फ्लो डाउन, उसे नीचे आने देना है। अब देखो सेम टीएलसी की जैसी टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी बॉन्डिंग एडसॉर्बेंट से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, मतलब जो ज़्यादा एडसॉर्बेंट को पकड़ा हुआ है वो सबसे लास्ट में नीचे आएगा, और जिसकी बॉन्डिंग एडसॉर्बेंट के साथ लेस है, मतलब कम एडसॉर्ब होने वाला सब्सटेंस, इजीली नीचे आएगा। ठीक है, मोस्ट रेडिली एडसॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप, जो ज़्यादा एडसॉर्ब हुआ है वो वहीं पे टॉप पे रह जाएगा। अदर्स कम डाउन टू द वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू द एडसॉर्प्शन जिसका ज़्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, एडसॉर्प्शन जिसका कम होगा वो उसके नीचे रहेगा, एडसॉर्प्शन जिसका सबसे कम होगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऊपर है, देन बी प्लस सी यहाँ पे, उसके बाद हमने फिर से एलिमेंट को ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट ए बी सी, कुछ इस तरह के लेयर्स यहाँ पे बन गए। अब सबसे नीचे है सी, तो सी धीरे 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 यहाँ से नीचे आएगा, तो हम एक टेस्ट ट्यूब में उसे हम कलेक्ट कर देंगे। इस टेस्ट ट्यूब में सपोज हमने उसे कलेक्ट कर दिया, ये हो गया ए का सब्सटेंस। ठीक है, सॉरी ये हो गया सी का सब्सटेंस। देन उसके बाद धीरे धीरे कौन सा आएगा, फिर धीरे धीरे आएगा बी सब्सटेंस। तो बी को भी हमने इस टेस्ट ट्यूब में, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने बी को कलेक्ट कर लिया, ये हो गया बी का सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे कौन सा आएगा, फिर लास्ट में जो बचा हुआ है ए कंपोनेंट आया। ए कंपोनेंट को हमने फिर से नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। इस तरह से हमने 3 टेस्ट ट्यूब में 3 कंपोनेंट को कलेक्ट कर लिया और उसे हमने सेपरेट कर दिया। राइट, कुछ इस तरह से ये टेक्निक होती है। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। देन नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। 2 टाइप्स थे क्रोमेटोग्राफी के। पहला टाइप था एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट टाइप था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल था पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसा होता है यह हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, पहले तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, उसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, राइट, टीएलसी या फिर कॉलम। ठीक है, अब इस टेक्निक में स्टेशनरी फेज होती है लिक्विड। अब ये कैसे होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स होते हैं, बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन बोथ लिक्विड्स। देखो इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ये डायग्राम या फिर ये असेंबली होती है। ये होता है बीकर, ये होता है कार्डबोर्ड, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर, नीचे सॉल्वेंट और यहाँ पे स्पॉट। अब आप यहाँ पे कहोगे कि क्रोमेटोग्राफी पेपर तो सॉलिड होता है, तो ये स्टेशनरी फेज भी तो सॉलिड हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे यह जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ये सिर्फ सपोर्टिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है। टीएलसी में सपोर्टिंग मीडियम क्या था, स्केल, टीएलसी प्लेट थी सपोर्टिंग मीडियम, राइट, वो स्लाइड थी, राइट, उस पर जो सिलिका थी वो था हमारा एडसॉर्बिंग मीडियम, राइट। यहाँ पे सिलिका, यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ये सिर्फ सपोर्टिंग मीडियम की तरह से एक्ट करता है, और इसके अंदर लिक्विड होता है, वो एक्ट करता है स्टेशनरी फेज की तरह। ठीक है, वाटर ट्रैप्ड क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। वाटर ट्रैप्ड, अब ये वाटर जो होता है वो एक्चुअल स्टेशनरी फेज होती है हमारी। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने स्पॉटिंग कर दिया। ये 2 टाइप्स के सिस्टम्स हैं।
ये दो तरह से उन्होंने दिखाए क्रोमेटोग्राफी पेपर इन टू डिफरेंट शेप्स, उन्होंने ये दिखाए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे स्पॉटिंग कुछ कर दी। अब क्या होगा, पार्टीशनिंग के बेस पे ये जो मिक्सचर होगा वो सेपरेट होगा। अब ये पार्टीशनिंग हमने कहीं पे पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? पार्टीशनिंग हमने डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में देखा है, राइट। पार्टीशनिंग, दो लिक्विड्स के बीच में पार्टीशनिंग होती है, मतलब जो कंपोनेंट होगा वो किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, वो मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, अब जो मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो टॉप पे जाएगा, वो ऊपर जाएगा ज़्यादा। और जो मोबाइल फेज में कम सोल्यूबल है वो कहीं पे यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम पिक्चर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर स्पॉटेड एट द बेस एंड डीप इन द मोबाइल फेज, सॉल्वेंट राइजेस अप विथ स्पॉटेड मिक्सचर, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। स्पॉट्स ऑफ सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, डिफरेंट हाइट्स पे ये विजिबल हो जाएंगे। इसमें भी अगर कलरलेस कंपाउंड को हमने यूज़ किया तो हमें टेक्निक्स पता है, कौन कौन से टेक्निक्स? हम यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं, हम आयोडीन चैम्बर के अंदर देख सकते हैं, हम कोई भी स्प्रिंग रिएजेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कलरलेस कंपाउंड्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हम इस पर क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं स्टेट बोर्ड में या फिर एनसीईआरटी में? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस। इसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन देखा, डिस्टिलेशन देखा, और आज हमने स्टडी किया क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो आप ब्रीफ बहुत कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। स्टेशनरी फेज को एक्सप्लेन कर देना, मोबाइल फेज को एक्सप्लेन कर देना, और किसी भी एक एग्जाम्पल को पकड़ के आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा है, नेक्स्ट टाइम आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे हो सकता है, नेक्स्ट टाइम थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो सकता है। तो तीनों क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको करके रखनी है। ठीक है, सिंपल सिंपल टेक्निक्स है। और ये क्वेश्चन लिखते समय जनरली आप डायग्राम का यूज़ किया करो। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो जार की हमने डायग्राम बनाई थी उस तरह के डायग्राम बनाओ। उसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी में 3 ब्यूरेट्स बनाना। ठीक है, पहले ब्यूरेट में मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट ये सब कुछ आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूरेट में थोड़ा सा सेपरेशन दिखाना है, उसके बाद थर्ड ब्यूरेट में ज़्यादा सेपरेशन करके ऐसे करके आपको कॉलम में दिखाना है। उसके बाद पार्टीशन में भी वो क्रोमेटोग्राफी पेपर, वहाँ पे जार। ठीक है, तो तीनों में आपको क्या बनाना है? डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन देख लिया। अब हम देखने वाले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने वाले हैं। पहले हम डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखेंगे, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हैलोजन एंड टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो ये सारी चीज़ें हम अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको बुक में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, लेकिन ये सारी थ्योरी याद रखना मुश्किल है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें उस थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या प्रोसीजर क्या करनी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, मतलब ये प्रोसीजर करने के बाद आपको ऑब्जर्व क्या हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसमें टर्बिडिटी आई, उसमें क्या चीज़ हुई, उसका पीपीटी बन गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद इन्फरेंस, मतलब कंक्लूजन। ठीक है, ये हुआ तो ये प्रेजेंट है, वो हुआ तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये आएगा इन्फरेंस में। ठीक है, तो पहला डिटेक्शन होता है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जनरली हम कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन लैब में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये इतनी नॉर्मल मेथड ये नहीं है, आपको बुक में दी हुई है, इसलिए हम इसे स्टडी करते हैं अब। तो देखो, एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हीटिंग कंपाउंड विथ कॉपर ऑक्साइड। पहले हमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करना है। तो पहले हमें हमारे कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करना है। ठीक है, अब इसमें अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीडाइज बन के कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देखो आप यहाँ पे। अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसका कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा। 2 रिएक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब ये रिएक्शन तो हो गई, ये कन्वर्जन तो हो गया,
लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन ही प्रेजेंट है और इसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है? राइट, ये रिएक्शन तो हो गई लेकिन हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड से हमें कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड होती है, पहली टेस्ट विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब CaOH2, इसको CaOH2 के साथ ट्रीट करना है हमें। अगर टर्बिडिटी आई तो कार्बन इज प्रेजेंट, अगर टर्बिडिटी नहीं आई तो कार्बन इज अब्सेंट। यहाँ पे रिएक्शन देखो, CO2 प्लस CaOH2 इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, देन नेक्स्ट टेस्ट विथ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसके साथ अगर हमने टेस्ट की और ब्लू सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। रिएक्शन आप देख सकते हो, 5H2O प्लस COSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद वो ब्लू कलर का हो जाता है। राइट, ब्लू सॉल्यूशन प्रेजेंट मीन्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो ऐसे कॉलम करके आप इसे याद रख सकते हो। ये हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एंड फॉस्फोरस। अब इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? इनको डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं लेजिग्नीज टेस्ट और सोडियम फ्यूजन टेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलर टेस्ट। सोडियम फ्यूजन टेस्ट हमने लैब में परफॉर्म की है क्या? आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक ट्यूब में सोडियम मेटल को फ्यूज करना पड़ता है और फिर उसको चाइना डिश में ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से ये टेस्ट होती है। अब हम हमारा जो सब्सटेंस है उसे सोडियम के साथ ही क्यों ट्रीट करते या फिर उसके साथ ही क्यों फ्यूज करते? देखो, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं कोई भी, इसका मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड तो ज़रूर प्रेजेंट होगा, लेकिन हमको कोवैलेंट बॉन्ड का कन्वर्जन आयोनिक बॉन्ड में करना है। मतलब कोवैलेंट फॉर्म से हमें आयोनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम उसको ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ उसको ट्रीट करने के बाद कुछ इस तरह की रिएक्शंस उसमें होती है। Na प्लस C प्लस N, मतलब अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो सोडियम साइनाइड बन जाता है। ठीक है, अगर सल्फर प्रेजेंट हो, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, Na प्लस S इट गिव्स Na2S, मतलब सल्फाइड बन जाता है सल्फर प्रेजेंट हो तो। अगर हैलोजन प्रेजेंट हो तो सोडियम हेलाइट, राइट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी प्रेजेंट हो तो इस तरह से हेलाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई मिक्सचर वहाँ पे बन जाता है। अब हमें इस मिक्सचर को क्या करना है? वाटर के साथ हिट करना है। हिट करने के बाद उसे हम कहेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हैलोजन एंड टेस्ट फॉर फॉस्फोरस के लिए यूज करने वाले। ठीक है, ये बेसिक चीज़ तो यहाँ पे हो गई। ठीक है, हमें हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिल गया। राइट, अब पहली टेस्ट करेंगे हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। फिर से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है, उससे आयरन 2 सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट के साथ हीट करना है। ठीक है, बॉइल। यहाँ पे आप प्लस साइन देख रहे हो ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस फेरस सल्फेट, इसका मतलब ये एक दूसरे के अंदर ऐड किए, प्लस बॉइल, इसको बॉइल किया, देन एसिडिफाई विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसे एसिडिफाइड कर दिया। अब इसमें ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, उसमें प्रूशियन ब्लू कलर अगर आया तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, अगर ब्लड रेड कलर आया तो नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। यहाँ पे रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन 6Cn माइनस प्लस Fe2 प्लस, Fe2 प्लस मतलब फेरस सल्फेट हमने ऐड किया है तो उसे हम Fe2 प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, 6Cn माइनस मतलब हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट साइनाइड, राइट, उसकी अगर रिएक्शन करें तो हमें फिर क्या मिलता है? हेक्सेस साइनाइड ऑफ फेरेट, FeCN6 माइनस हमें मिलता है। और ये Fe6CN4 माइनस एसिडिफाइड किया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। राइट, ये ऑक्सीडाइज होके फिर क्या उसका कन्वर्जन हो जाता है? Fe3 प्लस में उसका कन्वर्जन हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है प्रूशियन ब्लू कलर का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट फॉर सल्फर।
अब सल्फर की टेस्ट करते हैं, सल्फर कैसे डिटेक्ट किया जाता है। इसके लिए दो मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस एसिटिक एसिड, उसको हमें एसिडिफाई करना है एसिटिक एसिड के साथ, प्लस लीड एसिटेट उसमें ऐड कर देना है। अब अगर ब्लैक पीपीटी आई तो सल्फर इज प्रेजेंट, इफ देर इज नो ब्लैक पीपीटी देन सल्फर इज एब्सेंट। ठीक है, ये होती फर्स्ट मेथड। देन सेकंड मेथड जो कि पॉपुलर है, जिससे हम जनरली लैब में सल्फर की टेस्ट करते, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, इनको अगर हमने ऐड कर दिया तो वायलेट कलर अगर आया, इफ देर इज वायलेट कलर देन सल्फर इज प्रेजेंट, इफ देर इज नो वायलेट कलर देन सल्फर इज एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से। और फर्स्ट मेथड के लिए रिएक्शन होती है S2 माइनस प्लस Pb2 प्लस, इट यूज PbS विच इज ब्लैक इन कलर। देन सेकेंड मेथड के लिए रिएक्शन होती है S2 माइनस प्लस FeCN5NO2 माइनस, इट गिव्स FeCN5NOS4 माइनस विच इज वायलेट इन कलर, वायलेट कलर का वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर की टेस्ट होती है। द नेक्स्ट, टेस्ट फॉर हैलोजेंस। पहले तो हमें क्या लेना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हमने बना के रखा है वो हमने लिया, उसमें उसको एसिडिफाई किया हमने एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, राइट। उसमें हमने ऐड किया फिर सिल्वर नाइट्रेट। तो अब इसमें तीन ऑब्जर्वेशन हमें देखने पड़ेंगे। पहले वाइट पीपीटी अगर आई और वो सोल्यूबल हुई NH4OH में तो क्लोरीन इज प्रेजेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर येलो पीपीटी आई और वो स्पैरिंगली सोल्यूबल हुई NH4OH के साथ तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट। देन नेक्स्ट, येलो पीपीटी आई मगर वो इनसोल्यूबल रही NH4OH के साथ तो आयोडीन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो तीन कंक्लूजन यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, राइट। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है, X माइनस प्लस Ag प्लस इट यूज AgX जो कि पीपीटी देता है। ठीक है, और X माइनस मतलब कोई भी हेलोजन, Cl माइनस, Br माइनस या फिर I माइनस, Ag प्लस आता है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे होती है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आपको ऊपर नाइट्रोजन और सल्फर की टेस्ट अगर पॉजिटिव मिल जाए, नाइट्रोजन अगर और सल्फर की टेस्ट अगर आपको पॉजिटिव आ जाए, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट हो, तो आपको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से बॉईल करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हेलोजन की टेस्ट करने से जस्ट पहले, क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन इस टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फॉस्फरस। फिर से एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। ओके, कंपाउंड हीटेड विथ सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड के साथ पहले तो हमें कंपाउंड को हीट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट HNO3, वी हैव टू ऐड HNO3 एसिडिफाइड विथ HNO3 के साथ हमने उसे बॉईल कर दिया। देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मॉलिब्डेट, और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ उसे हमें ट्रीट करना है। अगर येलो कलर या फिर पीपीटी उसमें आई तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। ठीक है, येलो पीपीटी आई तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। यहाँ पे नीचे रिएक्शन देखो, ये तीन रिएक्शन यहाँ पे होती है, राइट। इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज क्रोमेटोग्राफी देखी और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस ये देखने वाले। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।